क्या 2024 में एक साथ चुनाव लड़ने वाले उत्तर प्रदेश के दो लड़कों की राह अब अलग होने वाली है? क्या 2027 में राहुल गांधी और अखिलेश के रास्ते अलग हो जाएंगे? क्या 2027 में कांग्रेस और समाजवादी एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि गुजरात में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने CWC की बैठक में कहा, जब हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में थे, हमने दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण की राजनीति की और OBC को छोड़ दिया, जिसके बाद OBC हमसे अलग हो गया। आज देश में कहीं भी दलित, OBC और मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम उनकी आवाज उठाने के लिए झिझकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दलित, OBC और मुसलमान की आवाज बनना होगा। आदिवासियों को बीजेपी क्या करी है, पाप विचारों को उनको वनवासी बोल रही, वनवासी बोल के उनको अलग करना चाहते हैं। और जो मूल निवासी है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कमजोर लोग और जो भी शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, उनको अलग करके डिवाइड करने की कोशिश करी है। और दलितों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला। जातीय जनगणना बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत जरूरी है, OBC के लिए जरूरी है। जब ये जनजाति जनगणना होगी तो उनके जो भी ये है, जो शिक्षा का हो, नौकरी का हो, और उनके हकूक के लिए वो लड़ते रहेंगे। लेकिन वो काम मोदी जी नहीं करना चाहते। अपने आप को मोदी जी कहते, पहले तो नहीं कहते थे, अब इधर इधर ये कह रहे हैं कि मैं बैकवर्ड हूं, मैं फलाना हूं। अरे भाई, आप बैकवर्ड है तो बैकवर्ड के लिए जनगणना लागू करो ना। वर्किंग कमेटी में कल प्रस्ताव पास हुए हैं। राहुल गांधी जी ने खुल के अपनी बातें कही हैं। आज उस पर मोहर लगेगी AICC के अंदर। AICC में जो डेलीगेट आए हैं उनमें आप देखिए कितना उत्साह है, पूरे देश भर से लोग आए हैं। क्योंकि पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, फासिस्टी ताकतें बैठी हुई है सत्ता के अंदर, केंद्र में, जिनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए लोग हैं और धार्मिक स्तर पर पूरे देश को डिवाइड कर दिया है। अब सवाल है कि राहुल गांधी के इस बयान के मायने क्या हैं? क्या राहुल गांधी की नजर उत्तर प्रदेश में अखिलेश के PDA पर है? क्या राहुल अखिलेश के PDA फॉर्मूले में सेंधमारी करना चाहते हैं? राहुल गांधी दलित, OBC और मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो अखिलेश अब सभी धर्मों का साथ लेने की बात कह रहे हैं। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आओ गले मिले कार्यक्रम किया जा रहा है। शाम 5 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अखिलेश यादव सभी धर्म के धर्मगुरुओं से गले मिलेंगे। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया है। होली और ईद के बाद सपा का सद्भाव मिलन कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट के तौर पर सपा का सभी धर्म सद्भाव कार्यक्रम किया जा रहा है। इस देश में नाथूराम गोडसे की जो ताकतें हैं, जब गला काटने का काम कर रही हैं अपने नागरिकों का, तो माननीय अखिलेश जी और जो नेताजी की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इसकी मुहिम थी इंसाफ और इंसानियत। सबसे पहले हमारा समाज है, हमारे समाज का स्ट्रक्चर है, भाईचारा है, हमारा को एग्जिस्टेंस है। तो जिस तरह का उत्तर प्रदेश में जो तवे पे मुसलमानों को लॉ बढ़ाई जा रही है, हम ये चाहते हैं कि जो इंटीग्रिटी है, जो हमारे देश में कौमी एकता है, राष्ट्रीय एकता है, प्रधानमंत्री तो उसको एक करने में फेल्ड हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जो इस देश के बहुत बड़े समाजवादी आंदोलन के आज वो अगुआ बन चुके हैं, हम समाजवादी लोग भारत को एक रास्ता आज दिखा रहे हैं कि भारत मिल के चलेगा। और टूट कर किसी भी के घर में जबरदस्ती घुस के उसको बेदखल करना, उसको ये बताना कि हम आपके नहीं हैं या आप हमारे नहीं हैं, ये जो आभास नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोगों को बता रहे हैं, हम उसे तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आज ईद मिलन, सद्भाव मिलन, सभी धर्मों के लोग, पंथ के लोग, सांप्रदाय के लोग और संगीत का भी मिलन होगा। माननीय अखिलेश जी ने एक बहुत बड़ी पहल करी है और ये पहल पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी। राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर याद दिलाता है कि यहाँ
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पैदा हुए, लेकिन वो ये भी याद दिलाता है कि समाजवादियों ने सरजू तट को लाल कर दिया था। वही लाल टोपी लेके घूमते हैं, वो उस पर दाग हैं, उनके कार सेवकों के खून के दाग हैं लाल टोपी पे। इस बीच दलित वोट को साधने के लिए बीजेपी भी मेगा प्लान तैयार कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया। अंबेडकर, संविधान, आरक्षण और दलित के मुद्दे पर बीजेपी का अपने नेताओं को कड़ा संदेश है। संदेश ये कि अनावश्यक बयानों से बचें, पार्टी लाइन के अनुसार ही अपनी बातों को रखें। अंबेडकर सम्मान अभियान की राष्ट्रीय कार्यशाला में नड्डा की मौजूदगी में संगठन महासचिव बीएल संतोष ने यह नसीहत दी। इतना ही नहीं, बीजेपी के बड़े नेता दलित समाज के पास जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और हर समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को संविधान बदलने वाले बयानों के चलते नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उसके बाद तमाम राज्यों में बीजेपी ने बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा देकर हिंदुओं को एकजुट कर जीत हासिल की थी। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव हिंदू एकता की काट के लिए आओ गले मिलो कार्यक्रम कर रहे हैं? सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी की नजर अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले पर है? सबसे बड़ा सवाल, अगर राहुल अखिलेश की राहें 2027 में अलग होती हैं तो इससे फायदा किसको होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो जो मेहमान जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। रिपोर्ट आप देख चुके हैं हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में, अमितोष पारिक विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता हैं, तारिक खान साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हालांकि बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की है, लेकिन बीजेपी की भी तैयारियां चल रही हैं। तो सवाल सबसे पहले शिवम त्यागी जी आपसे है। एक तो राहुल गांधी जी की तरफ से ये बयान कि ओबीसी को छोड़ दिया, जिसके बाद ओबीसी हमसे अलग हो गए, हमें दलित ओबीसी मुसलमानों की आवाज बनना होगा। दूसरी तरफ आओ गले मिलें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, क्या कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, बेहतर है। मैं तो कहता हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं अखिलेश जी को दे रहा है, दुरुस्त है। समाज को एकता के सूत्र में की बात करते हैं तो उनको समझ आ गया कि देश में धारा अलग नहीं बहेगी। होई ही सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावे साखा। इतनी मेहनत करके दिन रात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, मंदिर को, तमाम चीजों को क्रिटिसाइज करने के बाद आपने देखा होगा कि अवधेश कुमार भी अभी पिछले दिनों श्री राम की शरण में थे। आज अच्छा शिवम जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से आपसे जुड़ता हूँ। स्पष्ट आवाज आएगी तो लोग बाग बेहतर तरीके से आपको सुन पाएंगे, है ना। हमारे साथ में वरुण पुरोहित जी हैं। वरुण जी, ये अचानक से ये क्या याद आया राहुल गांधी जी को? मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अपनी बात रख रहे हैं और कांग्रेस अब पीडीए वोट की बात यहाँ पर कहती दिख रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो पीडीए करते हैं, अब आप जो पीडीए कह रहे हैं, तो ये आपस में टूट नहीं करेगा? हिमांशु जी, राजनीति समय काल परिस्थिति के अनुसार चलती है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी जो फेल हुई 2024 के चुनाव में, उसके बाद से परेशान हो। अब आप बताइए, आप कैसे कपोल कल्पित बातें, अखिलेश और राहुल में झगड़ा हो जाएगा और फिर ये वापस से हो जाएगा? ये दोनों लड़के जो आप कह रहे हो ना, यूपी के दोनों लड़के, अब के तो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेंगे वहां पर, क्योंकि जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो अखिलेश कर रहे हैं। अखिलेश एक स्टेप आज और आगे जा चुके हैं समाज को तोड़ने के लिए। जो मोदी सेंट्रिक सरकार समाज को तोड़ने का कार्यक्रम कर रही थी, लोग उससे ऊब चुके। अब कभी भी आप देखो ना, तो राहुल गांधी ने कहा भाई थाली कटोरे बजाओ, ना अखिलेश ने कहा, ना इन दोनों ने कहा कि नाले से गैस बनाओ। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, थाली कटोरे बजवा रहे, नाले से गैस बनवा रहे। अब उसका भी नहीं बता रहे आंकड़ा कि कितने लोगों को थाली कटोरे बजवा दिए, कितनों को नाले के गैस के प्रोजेक्ट दिलवा दिए। तो ये इनका जो फोकस है वो महंगाई और बेरोजगारी पे बिल्कुल नहीं है। युवा परेशान है, और जिनके पेरेंट्स बच्चे पढ़ पढ़ के आगे, उनको नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति आप सोचो किस प्रकार से हो रही बच्चों, उस पर इनका फोकस नहीं है। सर, आपने कहा समय काल परिस्थिति देखकर ये राजनीति होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 27 में आप अखिलेश यादव के साथ में समाजवादी पार्टी के साथ में रहेंगे? हिमांशु जी, इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट है, और उसी के अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, कन्हैया कुमार वाली जो एनएसयूआई की छात्रों की यात्रा शुरू हुई वहां पर, बिहार में तो बीजेपी ने हल्ला मचाना शुरू किया, इनके झगड़ा है। तो बीच में ही कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि आरजेडी का हमारा कहीं
झगड़ा नहीं है, सब इंडिया अलायंस एक मुश्त होकर के एक ढंग से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी आप देखो खुद की बातें कभी नहीं करेगी, अपोल कल्पित बातें, विपक्ष बिखर जाए, टूट जाए, अखिलेश राहुल में लड़ाई हो जाए तो हम जीत जाएंगे। अरे भाई, जब आप चैंपियन आपके पास हैं, आप जो योगी जी को आप कह रहे हो चैंपियन हो चुके कुंभ के बाद, तो आप उनका नाम लो, उनके कार्यक्रमों का नाम लो और उससे चुनाव लड़ो। वो नहीं है। आज कांग्रेस, आप भारत जोड़ो यात्रा से पहले कैसी शिथिलता थी कांग्रेस के अंदर, उसके बाद कांग्रेस धीरे धीरे पनपती जा रही। वो बात अलग है, हरियाणा दिल्ली में गलती करी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आप देखिए उससे मजबूती आप उसका जो आप कह रहे हो ना, मैं समय काल परिस्थिति की बात कर रहा हूँ, जो मोदी जी की परिस्थिति 24 के चुनाव से पहले थी, आज क्या स्थिति है उनकी। संघ के कार्यालय 12 साल बाद जाना पड़ रहा है। जिस अच्छा, हाँ। संघ के पीछे जो आदमी प्रधानमंत्री तारिक भाई, जरा आप भी बता दीजिए इस पर आपका क्या स्टैंड है कि पहले हमने ओबीसी को छोड़ दिया था, जिसके बाद ओबीसी हमसे अलग हो गया, लेकिन अब हमें दलित, ओबीसी और मुसलमानों की आवाज बनना होगा। नहीं, सभी जो पिछड़े लोग हैं उनकी आवाज तो बनना पड़ेगा, तभी तो देखिए मंदिर धुलवाए जाते हैं। क्यों धुलवाए जाते हैं? कौन है ये लोग? इनकी पहचान हुई? जो कन्नौज में अखिलेश साहब चले गए तो मंदिर धुलवा दिया, कौन है? इनको कहा जाता है शूद्र। ये सब सवाल तो बनते हैं ना, क्यों धुलवाया जाता है? लोकतंत्र आ गया देश में, आजादी के बाद कहा गया सब बराबर हो गए। ये भेदभाव कौन कर रहे हैं और किनके साथ कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और हमेशा वो कमल के फूल के आसपास दिखते हैं। आप समझ लीजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दिखते हैं। और एक बात है, राम मंदिर अवधेश साहब गए, अरे साहब चिट भी आपकी, पट भी आपकी। एक बात बताइए एंकर महोदय, ना जाए तो सनातन विरोधी, अच्छा, चले जाए तो डर गए। अरे साहब करे तो क्या करे, दो ही रास्ते हैं, समझिए हिमांशु भाई, या तो जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो डर गए, लोगों ने वोट नहीं दिया, और अगर चले जाए तब भी दिक्कत, ना जाए तब भी दिक्कत। तो मैंने कहा कोई एक तरफ तो रहना पड़ेगा ना। कल को कोई भी चला जाए। अच्छा, बहुत से लोग बहुत सी जगह नहीं जाते, नीतीश साहब भी नहीं गए, तो क्या राम मंदिर नहीं गए? नीतीश साहब तो एंटी सनातनी है या एंटी हिंदू है, या जो नहीं गया। हर चीज कहते हैं लोग कि ऊपर वाला बुलाएगा तो चले जाएंगे। जब ऊपर वाला बुलाता है तब लोग ऊपर चले जाते हैं, तो ऊपर वाला बुलाएगा तो मंदिर भी जाएंगे, ऊपर वाला बुलाएगा तो जमीन के नीचे चले जाएंगे। ये तो ऊपर वाले के बुलावे पे है कि वो कब किसको कहां बुला ले। सब पैनल पे लोग देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे चर्चा होती रही तो बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे चर्चा होती। कह रहा हूं, अच्छा अब जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि आओ गले मिले, तो भैया ये प्रोग्राम सरकार को करना था। ये प्रोग्राम सरकार को सद्भाव बना रहे, लोग लड़े ना। हम एक बार देश में लड़के, और तमाम हमारे देश का नुकसान हो चुका है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सरकार कहने लगी काटोगे, पीटोगे, गर्दन काट लेंगे और बटोगे कटोगे, तो मजबूरन विपक्ष भाई जब जानते हैं। अच्छा, तो आओ गले मिले में, गले मिलने के लिए किस किस को बुलाया, ये तो बताइए। गले मिलने के लिए किस किस को बुलाया है? सबको बुलाया है। आज ये लड़ाई हो रही है और राजा भाग जाए, तो क्या जो वजीर हैं, पीछे के सिपाही हैं, वो नहीं लड़ेंगे? वो मोर्चा संभाल लेते हैं कि नहीं भैया राजा तो भाग गया है, अब हम लोग लड़ेंगे। तो इसी तरीके से ये सद्भाव बनाने की एक चेष्टा है, एक जागरूकता है, जो समाज में पैदा करने के बीड़ा अखिलेश यादव साहब ने उठाया है। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। ये नफरत फैलाएंगे और हम मोहब्बत फैलाने की कोशिश करेंगे। अब कहां तक कामयाब होते हैं ये तो आगे ही पता अच्छा, ठीक है, अभी नहीं। अवधेश जी और अमितोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शुरुआत में क्या आवाज नहीं आ पाई थी शिवम जी की, तो उनकी बात थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी। शिवम जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए तैयारियां हो गई है इलेक्शन की। आवाज आ रही है आपको हिमांशु जी अभी मेरी? हाँ, ठीक है। देखिए, इन्होंने कहा कि देखिए ये तो भगवान की इच्छा से होता है कि अगर इच्छा हो तो भगवान की, तो वो तो ऊपर भी बुला लेते हैं, सब इच्छा से। बिल्कुल ठीक बात है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, आप ही का रिपोर्टर, टाइम्स का ही रिपोर्टर अवधेश जी के सामने बैठा हुआ बात कर रहा था, और अवधेश जी के गले में कुछ जो है गमछे थे, कुछ जो है अलग अलग धर्म के प्रतीक थे, तो एक गमछे पर जो है श्री राम का नाम लिखा हुआ था। रिपोर्टर ने पूछ लिया कि भैया ये श्री राम का गमछा कैसे पहना हुआ है? कहते हैं वो तो हमारे कार्यकर्ता है, जबरदस्ती डाल देते हैं, वरना हमारी तो विचारधारा क्लियर है। ऐसे पलट गए, 2 दिन में सब समझ में आ गया कि श्री राम बुलाते हैं तो सबको जाना पड़ता है। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम सदियों से यही कह रहे हैं कि भैया श्री राम की शरण में आ जाओ। नहीं, हमने कहा कि मंदिर बनाएंगे, कहते नहीं, माथे में गोली मारेंगे। माथे में गोली मारी इन लोगों ने। हमने कहा कि रथ यात्रा निकालेंगे, इन्होंने कहा नहीं, अगर रथ यात्रा निकालोगे तो जेल में डाल देंगे। फिर तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कांग्रेस वाले के नहीं, अगर बना
तो दिक्कत हो जाएगी। और आज कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो सब श्री राम की आशीर्वाद से और इच्छा से ही होता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो 90 में, 2000 में, 2010 में, 2015 और आज 25 में और आने वाले 1000 साल बाद भी श्री राम की इच्छा से ही चीजें होंगी। हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने रंग बदलते रहते हैं। था दिल्ली में भी एक रंग बदलने वाला, आजकल गायब है, पता नहीं चलता, बयान में नहीं आता बेचारों का एक। तो जो ऐसे होते हैं रंग बदलने वाले, समय के साथ साथ गायब हो जाते हैं। अब आगे आता हूं, जहां तक बात खासतौर पर राहुल गांधी ने कही कि हमने ओबीसी को छोड़ दिया। आपने ओबीसी को कहा, आपने तो सबको ही छोड़ दिया साहब। जिस तरीके से आपकी राजनीति रही, खास तौर पर एक एक्सक्लूसिव राजनीति, खास तौर पर तुष्टीकरण को लेकर, आपने ओबीसी को नहीं छोड़ा, आपने दलितों को भी छोड़ा, आपने पिछड़ों को भी छोड़ा, आपने अगड़ों को भी छोड़ा। आप आइए ना, कर्नाटक में 4% आरक्षण आपने दे दिया और आपने जो है वहां पर दलितों का, पिछड़ों का, सबका हक मार दिया ओबीसी में। वेस्ट बंगाल में खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो जो आरक्षण था ओबीसी का, उसमें से 91 में से 85 जाति मुस्लिमों की उसमें डालकर वहां पर भी ओबीसी का जो आप रिजर्वेशन है वो खा गए। छोड़ दीजिए आप इन तमाम चीजों को। ओबीसी को अपने पूरे जीवन भर में संवैधानिक दायरा आप नहीं दे पाए, उनकी बात नहीं आप कर पाए, और तो और बाकी सब छोड़िए, खड़गे जी को सोफा भी नहीं दे पाए। और यहाँ पर एक आदमी, अभी वरुण पुरोहित जी बैठकर बोल रहे थे ओ कांग्रेस और ये तमाम चीजें हैं, भाजपा 2024 के बाद ऐसे हो गई वैसे हो गई। ये लाला लैंड में रहते हो क्या भैया? भाजपा 2024 में तीसरी बार चुनाव जीती है, प्रधानमंत्री वही है, राज्य 3 जून। बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं। आपको प्रवक्ता के म्यूजिशियन के तौर पे नहीं के बीच में डिस्टर्ब करेंगे आप, इनको रोकिए ना प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इनके बीच में बोला नहीं, नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ वरुण जी, इस मुफला से निकलिए। ये मानसिक अवस्था उचित नहीं है। आदमी अपने आप को जीता हुआ माने बैठा हुआ है, कई बार हारने के बाद। इस अवस्था से बाहर निकलो। ओके, चलिए ठीक है। अब अध्यक्ष भी कौन पूछ रहा है? अमितोष भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अब वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ में है, तो अब अवधेश जी प्लीज वरिष्ठता के हिसाब से आप जरा थोड़ा सा विश्लेषण करके बताइए, ये जो पीडीए किया जा रहा है, आपको क्या तस्वीर आने वाले चुनावों में इसकी दिख रही है, जो तैयारी अभी से हो रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो? नहीं, जब आप महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के चुनाव परिणाम ने देश में जो भी भाजपा विरोधी पार्टियों में जो हलचल पैदा किया है और एक डर भी पैदा किया है कि 2024 में हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया था, क्या वो पलट रहा है। और उसके परिणाम हमने देखे हैं कि अखिलेश यादव जी कितने शान से जो है उन्होंने डुबकी लगाई संगम में जाके, और अवधेश प्रसाद जी की परिणति आपने वहां भी देखी है। और पश्चिम बंगाल में इस बार जब पहले रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश हुई, हाईकोर्ट ने जब और अनुमति दे दी, तो तृणमूल कांग्रेस ने अपने पार्टी के बैनर से बड़े बड़े जुलूस और रैलियां निकाली है रामनवमी की, कि पार्टी की सबसे बड़ी रैली निकालेंगे हम उसकी, और वो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये एक पूरी स्थिति देश की है, और देश की परिस्थितियां बदली है। अब सेकेंड बात पर आते हैं। देखिए, हमारी समस्या ये होती है कि हम तात्कालिकता में बहुत विचार करते हैं। समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, सब कांग्रेस से लड़ के पार्टी बनी है। मुलायम सिंह यादव संपूर्ण जीवन कांग्रेस से लड़के उन्होंने अंत में बीपी सिंह के साथ आए थे, तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी की भूमिका थी। भाजपा भी उस सरकार में उनको सपोर्ट कर रही थी, बीपी सिंह को बाहर सपोर्ट कर रहा था। और सोनिया गांधी को जो प्रधानमंत्री बनने की बारी आई, जब सभी पार्टियों ने सपोर्ट कर दिया, तो उस समय एकमात्र व्यक्ति जिसने सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वो थे श्री मुलायम सिंह यादव। और उसकी गाली उनको सुनने पड़ी, और सोनिया जी अंत तक उनको क्षमा नहीं किया। एक बार अमर सिंह, मुलायम सिंह गए यूपीए सरकार के भोजन में, तो इनको बेइज्जती का सामना होना पड़ा, और वो उनके अंदर रहा है। अब अखिलेश जी अपनी पॉलिटिक्स पलट रहे हैं, अलग बात है। तो एक अवधेश जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, कि यहाँ पर वरुण जी, यहाँ पर जो हमारे तारिक भाई हैं, ये मिलजुल के साथ में चलने की बात कर रहे हैं। आप इतिहास के ऐसे पन्ने खोल रहे हैं कि अभी आपस में लड़ जाएं, मतलब आप फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, आज दोनों लोग, हालांकि वरुण जी आजकल इरिटेट होते हैं, पहले मुस्कुराते हुए ही बात करते थे। अच्छा। तारिक खान जी कम से कम आज मुस्कुराते हुए व्यंग, तो जरा अच्छा लग रहा है। किसी भी बात को व्यंग तरीके से काटा जा सकता है हम लोगों की बातों को। हाँ। देखिए, वरुण जी का नाम में पुरोहित लगा हुआ है। अच्छा। पुरोहित कभी हमारे अमंगल की कामना कर ही नहीं सकते हैं, तो वो जो कुछ भी बोलते हैं उसमें एक मंगल कामना है। लेकिन सच उनको भी पता है कि इस समय जो देश में एक नए सिरे से मुस्लिम वोटों को ग्रैब करने का जो एक खेल हुआ है, हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर इस देश में रहना है।
किसी के अंदर ये कहना कोई विशेष है, कोई कमी है, ये खतरनाक प्रवृत्ति जो पैदा की गई है। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव जी को मुस्लिम वोट इन ब्लॉक आने लगे, जो आता भी है, कांग्रेस को उनके कारण यूपी में मिला है। कांग्रेस को यूपी में और बिहार में जो हम सोचते हैं कांग्रेस के बारे में, तो हमको बात ही नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस कहां है। अच्छा, अगर उन्होंने कोशिश की और पिछड़ा वोट भी उधर आ गया है, बाकी जुड़ गया अखिलेश जी के साथ, तो बीजेपी को तो खैर वोट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस कहां रहेगी? कांग्रेस को किसने बता दिया है कि वो जाति की पॉलिटिक्स करो? क्या वरुण जी को मालूम नहीं है कि कांग्रेस जाति की पॉलिटिक्स में आने से ही उसका नाश हुआ है? और अच्छा, फिर वही कर रहे हैं उनके। अमितोष जी, लास्ट एक सुनो लास्ट एक बात आपको बता रहा हूं, अंतिम मेरी पंक्ति ये है, अंतिम यह है कि इस देश में कांग्रेस को पता है कि सारी इन पार्टियों ने मेरा वोट खाया है। जहां भी बीजेपी है वहां आज भी हम हैं, कांग्रेस मानती है उनके पार्टी के लोग। केवल जहां दूसरी पार्टी खड़ी हुई है हमारा खात्मा हो गया है, इसलिए दूसरी पार्टी कहीं नई जगह खड़ी नहीं हो, और धीरे धीरे रणनीति से इन पार्टियों को कमजोर करके और तब हम भाजपा के पैरेलल बढ़े, ये उनकी नीति है। और ये आप लड़ाई करवा के ही मानेंगे आज सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, आज आप ठान के आए हैं। अमितोष जी, क्या लगता है आपको ये पीडीए का ये पीडीए कटेगा क्या? और ये गठबंधन के मजबूती आपको कितनी नजर आती है? अभी तो बहुत अच्छे तरीके से गलबैयां कर रहे हैं, मजबूती दिख रही है। हिमांशु जी, एक शायरी थी कि वो समुंदर खंगालने चले हमारी गलतियां निकालने चले, कि वो समुंदर खंगालने चले हमारी गलतियां निकालने चले, खुद के कुर्ते फटे थे हमारी पगड़ियां उखाड़ने चले। ये स्थिति इस देश के अंदर में इस पीडीए माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को लेते हुए मुस्लिम अपीसमेंट से शिफ्ट होते हुए अब हो गई। मैं बताता हूं कैसे। 2019 से 2024 एक फेज चला सॉफ्ट हिंदुत्व का, उसमें ये बाजी नहीं मार पाई, 0-0-0 रेशियो रहा। 2024 से फिर जब देश में चला, वो चला 19 से 24 में सोइंग सोशल डिस्कॉर्ड, जिसमें कास्ट सेंसस की बात करने लग गए, परिजीवी पार्टी बन गई। फिर 2024 से ऑनवर्ड जो फेज चला वो इस एलाइज का एक केस चला कि आप कैसे भी अपने ही एलाइज को खा जाओ। उससे क्या हुआ, महाराष्ट्र में यूबीटी हो गई, तेलंगाना के अंदर में हालत खराब हो गई, और फिर आप भी इनसे दूर होते गए और समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सहारे ये आ चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, एक रिलीजियस डेमोक्रेसी चेंज होती है, रिलीजियस डेमोग्राफिक जब चेंज होती है तो बंगाल में जिस तरह की घटनाएं संदेश खाली या रामनवमी या मुर्शिदाबाद वो सामने आ जाती है। फिर समाजवादी पार्टी यादव की बात करते करते भूल जाती है कि इन्हीं के पार्टी के आजम खान ने मऊ दंगों में मुलायम सिंह यादव के समय पे एक राम प्रताप यादव पे गोली चलाने का आरोप था, लेकिन वो समझ नहीं पाती। इन्हीं के फैजाबाद के जो सांसद है उस पर एक दलित महिला का बलात्कार और रेप का वो मर्डर का आरोप था, उसको ही संभाल नहीं पाते। इन्हीं की पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जो है समाजवादी शिक्षक सभा के जामरधन यादव, उन पे एक 10वीं क्लास की शिक्षा में पढ़ने वाली बालिका पे रेप का आरोप था, ये उसको संभाल नहीं पाते। ये संभाल किसको पाते हैं? ये संभाल पाते यूपी के अंदर में आतिक अहमद, मुख्तार अंसारी या आजम खान को, जो स्टाम्प केस के अंदर में पकड़े जाते हैं। ये बिहार के अंदर संभाल पाते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन को, ये महाराष्ट्र में संभाल पाते हैं नवाब मलिक को, ये दिल्ली में संभाल पाते हैं अमनतुल्ला खान को, और कांग्रेस तो यासीन मलिक को संभालती हुई आई है। ये जितनी भी आरजेडी, सपा, कांग्रेस, टीएमसी, जितनी पार्टियां ना हिमांशु जी, ये 5 चीजों पे चलती है जो इनके बिल्कुल विरोधी खड़ी होती है। पहली है सोशल जस्टिस, मतलब आप सोशल जस्टिस में कास्ट सेंसस मांग लो। दूसरी है सेक्युलरिज्म, मतलब रेडिकल और कम्युनल पॉलिटिक्स को जन्मा दो। तीसरा है माँ माटी और मानुष, मतलब आप अपनी ही माटी के विरुद्ध जिस तरह से राहुल गांधी विदेशों में जाके बोलते हैं। और चौथी है एंटी करप्शन, मतलब जो पार्टी वफ का विरोध करता है उसमें करप्ट पाए जाते हैं। ये एक एंटी पॉलिटिक्स है, ये मुस्लिम आओ गले मिले जो सद्भाव मिलन की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं मिले? ईद आके चली गई लेकिन अभी तक मिल रहे हैं। नहीं हिमांशु जी, राम मंदिर की घोषणा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, तभी गले नहीं मिलते, तभी काले पट्टे बांध के सदन में जाते हैं। लेकिन ईद आके चली गई तब इनको गले मिलना है और आओ गले मिलाते रहना। मुझे लगता है मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते करते डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कर दी। जो कांग्रेस खुद खत्म हो रही थी, दूसरी पार्टियां उसमें बैठ गई, दूसरी पार्टियों को भी खत्म कर दिया। ये हर कोई कांग्रेस के खत्म होने की बात करता है। वरुण पुरोहित जी, एक बात बताइए, यहाँ पर ओबीसी की बात हुई, यहाँ पर दलित की बात हुई, यहाँ पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबकी बात हुई, लेकिन जनरल वालों की बात नहीं। सबको साथ में लेके चलिए ना, इनको भी जोड़ लीजिए। हिमांशु जी, पहले तो एक बात की गई कि भाई कांग्रेस की वजह से पार्टी का तो सबको पता है, अकाली दलगार उद्धव ठाकरे गुट का कैसे गुट तोड़े करे, तो केंद्र सरकार का सबको पता है, इसलिए ये एनालिसिस सबको समझाने की आवश्यकता नहीं, जनता समझती है। अब आप जो बात कर रहे हो सवर्ण जातियों की या जनरल कास्ट की, तो जनरल कास्ट को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कांग्रेस पार्टी नहीं दिया, और जो जनरल कास्ट है आज भी कांग्रेस पार्टी में मजबूती से उसके साथ है। हमने जो बात की आज अधिवेशन में, ये बात की है जो पिछड़ा जो है, सुन लो, जो पिछड़ा रह गया तबका सोसाइटी का, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसको अपलिफ्टमेंट कैसे हो,
उसकी बात की। और अब ये जो बीजेपी अच्छा, ये सवाल नहीं उठेंगे, मतलब एक तरफ राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि हमने ओबीसी वालों को छोड़ा है ना, तब भूल गए, अब ओबीसी वालों की याद आ रही है, अब किसी और को भूल गए, फिर आगे किसी और की याद आएगी, तो मतलब ये सबको साथ लेकर चलने की जब बात कही जाती है तो ये तो नेतृत्व पर सवाल नहीं खड़ा करता, ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं, आप जो कह रहे हो जैसे ब्राह्मणों वाली बात है, ब्राह्मणों को आप साइडलाइन करके कांग्रेस पार्टी को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, ये सोचने की विचार करने की बात है राहुल गांधी जी वो, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक फोरम है, हम तरह तरह की बात सब कर सकते हैं। बीजेपी में तो कर नहीं सकते क्रिटिसिज्म, एक बार ही मोदी जी क्रिटिसिज्म कर दो आप पता नहीं बाहर हो जाओ, क्या क्या मुकदमे लगे। कांग्रेस पार्टी में जो है वो जो हमने जिस तबके को छोड़ दिया था उसकी बात हो रही है। लेकिन जो आप कह रहे हो ब्राह्मणों को भी अगर छोड़ेंगे, साइडलाइन करेंगे, तो फिर दिक्कत आएगी, उनको भी साथ लेके ही चलेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के बगैर कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे नहीं टिक सकती। मैं मेरे हिसाब से बात। त्यागी जी ब्राह्मण भी आ गए, शिवम त्यागी जी ब्राह्मण भी आ गए, अब सिर्फ बात पीडीए की नहीं रही। देखिए, मुझे लगता है कि वरुण पुरोहित जी को एकदम पर राहुल गांधी के पास जाकर उनका एडवाइजर बन जाना चाहिए। जो बात ये बोल रहे हैं राहुल गांधी नहीं मानते उस बात को। अरे कमाल बात हो गई, इनके कहने से क्या होता है? अगर वो मानते होते तो जाहिर है वो इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पिछड़ा, दलित और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, मतलब सीधा सीधा बाकी के जो लोग हैं उनकी आवश्यकता इनको है नहीं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक नेता की ये होती है जो ग्राउंड से शायद, प्लीज आप इनको बीच में मत रहो, ये चिल्लाना जरूरी क्यों, नाराज क्यों होता है, इतना नाराज दे रहना चाहिए। थैंक यू। तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ कि खास तौर पर जब राहुल गांधी इस बात को नहीं मानते तो वरुण पुरोहित जो बात कह रहे हैं इसका बात का कोई सेंस नहीं है, कोई तर्क नहीं है। दूसरा एक और चीज है, इंक्लूसिव नेता का मतलब क्या है? आप सबको साथ लेकर क्यों नहीं चल सकते भाई? कभी बातें करेंगे सिर्फ एक धर्म की, कभी बातें करेंगे सिर्फ एक जाति की, कभी बातें करेंगे सिर्फ साउथ वर्सेस नॉर्थ की, कभी बातें करेंगे हिंदुस्तान से जाकर बाहर हिंदुस्तान के विरोध की। अरे सबको साथ लेकर चलने की बात क्यों नहीं हो सकती? एक आदमी जो देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसको अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म पॉइंट आउट करने की आवश्यकता नहीं। अरे भाई रुक जाओ, बेचैनी बहुत है क्या? कमाल बात हो गई। मतलब कहीं पर तो जाकर इंक्लूसिव बातें करनी चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये बात साफ है, दलितों का, पिछड़ों का नाम लेकर और ओबीसी का नाम लेकर इनको देना एक ही धर्म को है, देश जानता है। अगर ये ओबीसी के इतने ही प्रेम में है, अगर ये दलितों के इतने ही प्रेम में है, अगर ये पिछड़ों के इतने ही प्रेम में है, तो क्यों तेलंगाना पर बात नहीं करते, क्यों कर्नाटक के 4% पर बात नहीं करते, क्यों पश्चिम बंगाल में जो रिजर्वेशन की लूट हो रही है उस पर बात नहीं करते, क्यों ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया उस पर बात नहीं करते, क्यों खड़गे जी को सोफा नहीं मिलता भाई? बस इतनी सी बात है। दरअसल बात ये है कि दलित और पिछड़ों का नाम लेकर खास तौर पर तुष्टीकरण करना है और एक ही धर्म के लोगों को देना है अच्छे तरीके से। ठीक है। हाँ हिमांशु जी, मैं कह रहा हूं आपको, मैंने शुरुआत में कहा था अपनी बात तो कोई नहीं करते बीजेपी की, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया 11 साल में। कांग्रेस ऐसे क्यों नहीं कर सकती, ऐसे क्यों नहीं कर सकती? ऐसा सोच जो हिंदू मुस्लिम तो मोदी सरकार ही कर रही है, अटल जी की सरकार तो नहीं करती थी जब तो ऐसे डिफरेंस नहीं हो रहे थे, जब भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। इनको खुद का, इनका जो सेटअप है ना, मैं क्या बोलूं उसके बारे में, शब्दों का उपयोग। अच्छा, अभी अगर आपके सामने स्क्रीन हो तो यहाँ पर आप ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, जब ये साथ में आए अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, उस वक्त के स्ट्राइक रेट भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 2017 का क्या है, 2024 का क्या था। अब इस पर मैं बात करना चाहता हूँ तारिक भाई से। तारिक भाई जरा बताइएगा, 2017 में जब आप लोग साथ में आए थे तो कांग्रेस को उतनी ज्यादा मजबूती यहाँ पर नहीं मिली थी और समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, और 2024 का तो किसी से नहीं छुपा कि समाजवादी पार्टी ने कितना शानदार प्रदर्शन किया था। तो क्या कांग्रेस का साथ में आना कहीं पर आपको कुछ मजबूर कर जाएगा, कुछ किसी तरह से भी? देखिए, साथ में आना मजबूती सबको देता है। इनके साथ नीतीश गए हैं तो मजबूती मिलती होगी, इनको लगता होगा। नहीं, लेकिन आप जिस तरह की आप लोग पीडीए की बात करते हैं, अब ये भी अगर उसी तरह की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में आएंगे 2027 विधानसभा चुनाव, लोकसभा विधानसभा दोनों की परिस्थिति अलग है। नहीं, तो क्या दोनों लोग एक ही सीट पे थोड़ी ना लड़ेंगे? अगर कोलिशन होता है तो एक सीट पे एक ही पार्टी लड़ती है दोनों में से, और अगर उनके मुद्दे वो अपने सेट कर रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है। क्या नीतीश अपने मुद्दे नहीं सेट करेंगे? मुद्दे सेट करते करते खुद को तो सेट नहीं कर देंगे, अखिलेश जी को थोड़ा साइड में करते हुए, समाजवादी पार्टी को साइड में करते हुए कि थोड़ा सा चलिए अपना मजबूती कर लें। नहीं, अपने आप को तो मजबूत मौर्य भी करना चाहते हैं, डिप्टी सीएम चाहते हैं। वो एक विधायक रोज कह रहा है कि योगी जी दिल्ली चले जाएं तो चुपके से मुख्यमंत्री बन जाए। अब आप बताइए, कौन नहीं चाहता खुद को मजबूत करना? अभी एक जवाब देता हूं, 20 सेकंड दीजिए मुझे सिर्फ। अभी बात की गई बहुत बड़ी बड़ी की रेप में और तमाम चीजों में रेप का राजनीतिकरण किया जा रहा है, रेप को धर्म से जोड़ा जा रहा है। एक बात बताइए, जब हमारी बेटी को नोचा गया, हमारी बहन को नोचा गया बीएचयू में, तो उसकी जमानत करवाई गई, ठीक है। जब
कठुआ रेपिस्ट के पीछे कौन लोग खड़े थे, ये इनको बताने की जरूरत है। अभी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सामूहिक बलात्कार का केस चला, क्या किया आपने? वो देश की बेटी नहीं थी, तो क्या धर्म था उसका? मैं बता दूं क्या? धर्म की बात होगी तो बता भी दूंगा। स्वामी चिन्मयानंद का केस आप भूल गए, तमाम चीजें आप भूल गए। राम रहीम फिर आउट ऑफ ट्रैक थोड़ा सा जा रहा है। किसने निकाला? नहीं, किसने निकाला? हमने निकाला। और किसका बलात्कार किया था? उसका धर्म क्या था? उसका धर्म क्या था? पहली बात तो ये कि ऐसे संगीन अपराधों में धर्म नहीं लेके आना चाहिए, लेकिन इनकी घटिया और गंदी राजनीति देखिए, उसमें भी ये धर्म लेके आ रहे हैं। तो मैं पूछता हूं, बनारस की बेटी का धर्म क्या था? क्या बाबा रहीम को बार बार बेल दी जाएगी? क्या धर्म था? बिल्किस बानो को छोड़ दीजिए, वहां धर्म मुसलमान था, यहाँ पर धर्म सेम था। कहाँ गया न्याय? इसीलिए कहता हूं इतनी अच्छी पॉलिटिकल डिबेट चल रही है, उसमें कहाँ गलत एंगल में? पॉलिटिकल डिबेट नहीं, बिल्कुल गलत बात ये करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि हम बचाव में आए। अच्छा चलिए ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष पर हरियाणा के आरोप लगा सामूहिक बलात्कार का, आपने हटाया पार्टी से, निकाला नहीं, बचाव में आ गए आप। 3 लड़कों की आपने जो बनारस में हुआ उसकी जमानत कराई। राम रहीम को बार बार, जब तक सरकार नहीं लिख के देगी पेरोल नहीं मिलेगी। मैं डीरेल हो रही है, वापस ट्रैक पर लाऊंगा अवधेश जी। डीरेल हो रही है, मैं वापस ट्रैक पर लाऊंगा। एक सेकंड, नहीं, ये गलत बात है। नहीं, तारिक भाई देखिए, मैं यहाँ पायलट हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि गाड़ी ट्रैक से छोड़कर खेत में जा रही है, साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। ये गलत, इनको अभी मुस्कुरा रहे थे, अभी इतनी जल्दी आग बबूला हो गए। रोका था आपने, जो लाल कपड़ा पहने मेरे बगल में बैठे, इन्होंने ये शुरू किया था, आपने रोका था, तब ट्रैक से बाहर नहीं हो रहा था। सुनिए, ओपनिंग कमेंट में मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं, लेकिन जैसे ही डीरेल होता है मैं वापस ले आता हूं, है ना? नहीं, जिन्होंने डीरेल किया, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, मैंने जवाब दिया, आपने इनको रोका। ठीक है, आपने जवाब दे दिया ना, आपने जवाब दे दिया ना। अब अगले पूरे टाइम पर मैं इसी पर बात नहीं करता रहूंगा। ठीक है, अब इस मुद्दे पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, इनसे जवाब मत कीजिएगा। अवधेश जी, अब जरा मेरे को ये बताइए, ठीक है डीरेल मैं नहीं होने दूंगा। अवधेश जी जरा मेरे को ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जब पीडीए की पॉलिटिक्स हो रही है, जब ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक की पॉलिटिक्स हो रही है, तो कांग्रेस यहां पर खुद को स्थापित करना चाहती है, वो भी समाजवादी पार्टी के सहारे, या फिर आपको ये क्या गुणागणित, मैं गुणागणित इसके पीछे का आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, कांग्रेस के सामने अभी स्वयं डायरेक्शन नहीं है। कांग्रेस का एक लक्ष्य है कि हम राष्ट्र की, कम से कम बीजेपी इतनी बड़ी नहीं तो बीजेपी की पैरेलल देशव्यापी पार्टी फिर से बन के खड़े हों, लेकिन वो कैसे होना है, तो उनको जिन लोगों ने समझाया है कि आप हिंदू तो आरएसएस के बात विरुद्ध जाइए, और एक धीरे धीरे उसमें बोलना नहीं है, लेकिन एक हिंदू समाज के जो मतलब समाज में जो विभाजन रहा है जातियों में, उसको उभारिए, उसको उभार करके, और फिर ये भी बताइए कि बीजेपी उसके विरुद्ध है, दलितों के, पिछड़ों के, और ये उनके बीच में जाइए, वैसे मुद्दे उठाइए, जाति के आरक्षण पर बात करिए, जाति के अभी जनसंख्या गणना की बात करिए, और ये सब आप करेंगे तो थोड़े ऊपर उठ जाएंगे। तो ये क्या है कि यही एजेंडा कुछ पार्टियों का है, लोकल पार्टियों में वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो कांग्रेस अभी अपनी नीति को लेके क्लियर नहीं है, उसको लगता है कि हमारे पास जो वोट है वो वही है जो इस समय हमारे साथी रीजनल पार्टी के पास है। जब तक ये हमारे साथ कंसोलिडेट नहीं होगा, तब तक हम बीजेपी को धक्का नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए वो लगातार बोल रहे हैं, चुनाव में गठबंधन एक रणनीति से करने की कोशिश करते हैं, और ये बात अखिलेश यादव जी को भी पता है, ये बात दूसरी यादव को नहीं, लेकिन हमने ये देखा 2024 में प्रदर्शन बहुत अच्छा किया समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने, लेकिन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं दिया। देखिए, 2024 के चुनाव परिणाम का बिल्कुल गलत विश्लेषण हुआ। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक असंतोष के कारण, चूंकि कार्यकर्ताओं में व्यापक असंतोष था सरकार के कार्यों से, थाना कहीं भी किसी जगह कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं थी, कुछ टिकट ऐसे थे जो लोगों को स्वीकार नहीं थे, और उसमें बीजेपी के वर्कर पहले की तरह काम नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर इनके मिलने से इनके कार्यकर्ता चूंकि लगातार हार रहे थे समाजवादी पार्टी के, तो वो थोड़ा एग्रेसिव थे, और कहीं कहीं जातीय आधार भी चल गया, बाकी चल गया, तो लोगों ने उधर भी थोड़ा वोट डाल दिया। वो एक ये नहीं था कि कोई समर्थन का वोट था। अच्छा, ठीक है। ऐसे भी सुनिए, 2024 का चुनाव परिणाम आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के परिणाम हटा दीजिए, अगर वो पिछले बार का हो जाता तो बीजेपी 300 क्रॉस कर जाती। पश्चिम बंगाल में कम सीट होते हुए भी। अच्छा अमितोष जी, ठीक है सर। अच्छा अमितोष जी, मेरे को ये बताइए, क्या किसी भी तरह के वोट समीकरण में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? ये अब जो वोट पॉलिटिक्स अलग अलग तरह की कोशिशें की जा रही है, उस पर ट्रैक पे रहूंगा मैं।
देखिए हिमांशु जी, वोट का पूरा प्रभाव वहां की रिलीजियस डेमोक्रेसी या डेमोग्राफिक कंडीशन के ऊपर में निर्भर होता है। वही वोट जब कभी बढ़ता है वेस्ट बंगाल में, तो वही वोट कभी घटता भी था वेस्ट बंगाल में। वही यूपी के अंदर में समीकरण चेंज होते हैं, तो वही महाराष्ट्र के अंदर में समीकरण चेंज हुए। आपको वेस्ट बंगाल का मैं उदाहरण देता हूं। वहां पर रिलीजियस डेमोग्राफी जब चेंज होती है तो 10 ब्लॉकों के अंदर में नॉर्थ 24 पेरेंगेंस के अंदर में माइनॉरिटी डिक्लेयर्ड हो जाते हैं हिंदू, वहां पर मुस्लिम वोट बढ़ता है। और जब वहां पर 24 के अंदर में साउथ के अंदर में 16 ब्लॉक में घटते हैं तो वहां पर मुस्लिम वोट इंक्रीज होता है। अब आप जब यूपी की बात करेंगे तो देखिए डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है। मुस्लिम जो है वो 19% वोट वहां पे एक्योर करते हैं और यादव कम्युनिटी जो है वो वहां पर 8% वोट करते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी का वोट रेशियो 27% से बढ़ता है और वही मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ चलते हुए रीजनल पार्टी आगे बढ़ती है। फिर आप बिहार में आते हैं तो मुस्लिम 16% आते हैं और यादव कम्युनिटी 11% आती है। वही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव 27% वोट को अपनी तरफ इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, भूल जाते हैं सबको। फिर तीसरी एनसीपी की बात करूंगा, पूरा वोट ही सेंटर्ड होता है 10% मुस्लिम कम्युनिटी के, और वेस्ट बंगाल पूरा वोट ही मुस्लिम वोट कम्युनिटी के ऊपर में आता है। आप देखिए जो जितने अधिकार की बात करता है तो उनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लेते हैं। राइट टू ड्रेस, राइट टू फूड, रिपीलेशन ऑफ ट्रिपल तलाक, ऑटोनॉमी ऑफ कमीशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल। वही राहुल गांधी जी सिद्धारमैया की सरकार जो आती है उनका विरोध करती हुई दिखती है 2005 में, क्योंकि 2005 में जनता दल के साथ सेक्युलर पार्टी में जब सिद्धारमैया थे तब वहां पर वो उसका फेवर कर रहे थे कास्ट सेंसस का, लेकिन वो विरोध कर देते हैं। कुल मिला के डेड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और जितनी आबादी उतने हक की बात करने वाले ये भूल जाते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते करते मुस्लिम अपीसमेंट के साथ शिवम जी 20 को बांटो, 20 को साधो और 80 को बांटो। इस शिवम जी एक बात बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण वोट पर फोकस कर रही है, समाजवादी पार्टी का ऑलरेडी वहां पर अपना फोकस है, और यूपी में सपा का वोट शेयर 32% में 2022 की, क्योंकि विधानसभा नजदीक है इसलिए उनकी बात कर रहा हूं। कांग्रेस का वोट शेयर 2.33% था। लेकिन अब जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, क्या वो अपना वोट बैंक वहां पर बढ़ा पाएगी? और आप लोग भी पूरा फोकस कर रहे हैं, आप लोग भी तो दलितों पर फोकस कर रहे हैं ना? हम तो सब पे फोकस कर रहे हैं हमेशा से। बैकवर्ड्स को अपलिफ्ट करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से एक मिशन रहा है, उसी को लेकर हम आगे चल रहे हैं। दूसरी एक और चीज, अभी 2 दिन पहले ही जो पूर्व, क्या मुझे लगता है शायद करंट में भी कांग्रेसी जो प्रमोद कृष्णम जी हैं, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को अपना रिवाइवल करना है, चीजों की बेहतरी करनी है, 135 साल पुरानी पार्टी को ठीक करना है, तो सीडब्ल्यूसी में एक रेजोल्यूशन लेकर आओ। उस रेजोल्यूशन में राहुल गांधी को अगर बाहर कर दोगे तो हो सकता है जिंदगी में आपका कुछ उद्धार हो जाए, अदरवाइज तो संभावनाएं 0 है। वरुण पुरोहित जी बुरा मान जाएंगे। 135 आप बुरा मानते रहे, लेकिन उन्हीं के नेता कह रहे हैं, भाई मैं तो नहीं कह रहा। 135 साल पुरानी पार्टी की स्थिति ये कर दी। तो ये देखिए, आप वरुण पुरोहित जी को थोड़ा सा सुई चुभाते हैं और वो एक नहीं स्विच नहीं वरुण पुरोहित जी, क्योंकि हाँ साफ गोई से बात रखते हैं। वरुण पुरोहित जी ने कई बार ऐसी बात रखी है कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस के बाकी के नेता नहीं बोल पाते। वरुण पुरोहित जी ने खुलकर बोला है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ जिन नेताओं को उदाहरण देते हैं वो खुद नेता नहीं है, खुद ही किस तरीके से सेटिंग करके टिकटें लाते हैं नेता। अच्छा ठीक है, देखिए ब्रेक तुरंत मेरे को यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, बहुत ब्रेक। लेकिन आज अच्छा हंसते मुस्कुराते बात की, ये बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।